किसी कंट्री में ऑयल मिल गया और वो रातों रात अमीर हो गई, ऐसी स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन क्या कोई कंट्री पूप की वजह से अमीर हो सकती है, वो भी बर्ड पूप। एक ऐसी कंट्री जिसका साइज है लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट जितना, लेकिन जीडीपी पर पर्सन थी पूरे अमेरिका से 3 गुना ज्यादा। कंट्री के सभी लोगों के पास फैंसी इंपोर्टेड गाड़ियां, महंगे शौक, ज्यादातर चीजें सरकार की तरफ से फ्री और यहाँ तक कि कोई टैक्स भी नहीं। साउंड्स लाइक अ ड्रीम कंट्री नहीं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज ये दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है। एक ऐसी कंट्री जिसने खुद को ही खा लिया। दिस इज द रैग्स टू रिचेस एंड बैक टू रैग्स स्टोरी ऑफ नाउरू। नाउरू का नाम शायद आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। सही भी है, बिकॉज़ दिस इज द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे साल में यहाँ कुल मिलाकर सिर्फ 200 टूरिस्ट आते हैं, और इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि सुने बिना रह नहीं पाओगे। सो द स्टोरी बिगिंस इन 1906। नाउरू एक छोटी सी आइलैंड कंट्री थी और किसी को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट देन समथिंग हैपेंड। जर्मन्स को पता चला कि नाउरू में एक खजाना है। खजाना यानी डायमंड्स, गोल्ड, एक्चुअली उससे भी बेटर। खजाना था बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स यानी बर्ड पूप। बर्ड पूप खजाना होता है? फिर तो मेरी कार की विंडशील्ड हर रोज खजाने से भरी होती है। एक्चुअली बात यह है कि बर्ड पूप डिपॉजिट्स में मिलता है फॉस्फेट, जो कि एक बहुत हाई वैल्यू मिनरल है, बिकॉज़ ये कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और दुनिया भर में इसके इकट्ठे डिपॉजिट्स कम होने की वजह से इसकी सप्लाई बहुत कम है। हजारों साल तक जब नाउरू में कोई रहता भी नहीं था, तब ये आइलैंड बन गया था बर्ड्स का रेस्टरूम, और उन हजारों साल के इकट्ठे हुए बर्ड पूप से फाइनली बने फॉस्फेट डिपॉजिट्स। बस इसी की वजह से नाउरू की किस्मत बदल गई। जर्मनी को ये एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी और उसने जल्दी ही नाउरू में माइनिंग शुरू कर दी। नाउरू की माइन से निकला फॉस्फेट पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नाउरू चला गया ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, लेकिन माइनिंग उन्होंने भी कंटिन्यू रखी। यहाँ तक तो सब नॉर्मली था, लेकिन एक्चुअल ट्विस्ट आया 1968 में, जब नाउरू एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। माइनिंग की सारी कमाई नाउरू को मिलने लगी एंड दे वेंट क्रेजी। ऐसी वेल्थ, ऐसा स्टेटस नाउरू के लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। फॉस्फेट की डिमांड तो पूरी दुनिया में ही थी और नाउरू ने इसका भरपूर फायदा उठाया। नाउरू के लोगों ने इतनी ज्यादा माइनिंग की और एक्सपोर्ट्स के चलते इतने पैसे कमाए कि सिर्फ 10 साल के अंदर नाउरू बन गया दुनिया का सबसे अमीर देश। फन फैक्ट, 1975 में नाउरू की अर्निंग थी $2.5 बिलियन, यानी 20,000 करोड़ रुपए। और पता है नाउरू की पॉपुलेशन कितनी थी? सिर्फ 7,000 लोग। 20,000 करोड़ रुपीस फॉर जस्ट 7,000 पीपल। इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए पर पर्सन। मोदी जी के प्रॉमिस 15 लाख से कई गुना ज्यादा। एटलीस्ट नाउरू के अच्छे दिन आ गए थे। जो लोग कुछ साल तक ट्राइबल लाइफस्टाइल जी रहे थे, सडनली इतना पैसा आने पर उन्हें समझ ही नहीं आया कि उस पैसे का करना क्या है। लोग महंगी महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करने लगे, बड़े बड़े घर बनाने लगे, और काम इज फॉर लूजर्स। काम की जरूरत नहीं थी, बिकॉज़ एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन भी, सब कुछ बिल्कुल फ्री था, और ये सब बिना किसी टैक्स के। बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा ना। जब आप इमेजिन करते हो दुनिया का सबसे अमीर देश, तो आपके दिमाग में शायद कुछ ऐसी पिक्चर्स आती होंगी, बट द प्रेजेंट नाउरू इज फार फ्रॉम इट। आज का नाउरू कुछ ऐसा दिखता है। लेट्स लुक एट सम नंबर्स। एक्सेसिव माइनिंग की वजह से नाउरू की 80% लैंड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जमीन इतनी खराब है कि एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, और ज्यादातर खाना दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब फ्रेश खाना तो भूल ही जाओ। 90% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 40% लोग डायबिटिक हैं, द हाईएस्ट रेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन द वर्ल्ड, और 97% मेन एंड 93% वुमेन ओवरवेट हैं, मेकिंग नाउरू द मोस्ट ओवरवेट कंट्री इन द वर्ल्ड। विद 47% दुनिया का सेकंड हाईएस्ट स्मोकिंग रेट भी नाउरू में ही है। पूरी कंट्री में सिर्फ एक बैंक है, कोई मूवी थिएटर नहीं, और एजुकेशन सिस्टम भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। आज नाउरू दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है। वाओ, एक टाइम पर जो कंट्री इतनी अमीर थी, आज उसकी ये हालत। उस पर भी आते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो लाइक भी कर दो। शुरुआत में नाउरू के लोगों ने खूब पैसे उड़ाए, लेकिन इसकी बजाय कि वो इन्वेस्ट करते कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स में, उनका ज्यादातर खर्चा हुआ सिर्फ अपना लाइफस्टाइल लाविश बनाने में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउरू के लोग ही ऐसा केयरलेस एक्सपेंडिचर कर रहे थे। नाउरू की गवर्नमेंट का खर्चा भी कुछ ऐसा ही था। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ 2 चीजों पर था, एक तो फॉस्फेट की माइनिंग और दूसरा वैनिटी प्रोजेक्ट्स। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन होटल्स, गोल्फ कोर्सेज एंड इवन फाउंडेड एन एयरलाइन, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरी कंट्री से वेस्टर्न खाना इंपोर्ट कर सके। नाउरू की गवर्नमेंट ने दुनिया भर में कई क्रेजी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जैसे ये मेलबर्न में नाउरू हाउस, हवाई में नाउरू टावर, पैसिफिक हाउस इन वॉशिंगटन, द ग्रैंड पैसिफिक होटल इन फिजी। ये सब उनके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में कुछ नाम है। Now, these investments may or may not have been successful, लेकिन गवर्नमेंट की पुअर मैनेजमेंट और करप्शन की वजह से सारी ही इन्वेस्टमेंट्स फेलियर रही। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के बहाने से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सरकारी खर्चे पर अक्सर सुपर लग्जरी ट्रिप्स एंजॉय करते थे। बट वेट, दैट्स नॉट इवन द क्रेजीएस्ट पार्ट। गवर्नमेंट की प्लानिंग इतनी वियर्ड थी that they even invested in a London-based pop band. The investment did not go as planned, और नाउरू को देकर गई 50 करोड़ रुपए का लॉस। ये जानते हुए भी कि इतनी जबरदस्त माइनिंग की वजह से फॉस्फेट जल्दी ही खत्म हो जाएगा, नाउरू ने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। 1990s तक आते आते नाउरू स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। देखते ही देखते नाउरू एक ऐसा देश बन चुका था जिसके पास ना तो इनकम का कोई दूसरा सोर्स था और ना ही लोगों को काम करने की आदत। पता है गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने एक दूसरी कंट्री से लोन लेने शुरू कर दिए। वाह, व्हाट एन आइडिया। दिस वाज अ श्योर शॉट वे टू डिजास्टर। सिर्फ नाउरू के पास इनकम का कोई दूसरा बड़ा सोर्स था ही नहीं, तो लोन्स कहां से चुकाते? जब वो दूसरी
कंट्रीज के लोन्स नहीं चुका पाए तो उन्होंने नाउरू की प्रॉपर्टीज को सीज करना शुरू कर दिया। जितनी भी इन्वेस्टमेंट नाउरू ने दूसरी कंट्रीज में रियल एस्टेट में की थी वो सब सीज कर ली गई अलोंग विद इट्स एयरलाइन, और नाउरू बिफोर इट कुड इवन रियलाइज बैंकरप्ट हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि नाउरू बैंकरप्ट हो गया, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नाउरू के पास अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं था। इसी दौरान नाउरू ने इंटरनेट पर एक एड दी, कोई भी सिर्फ $20,000 के साथ नाउरू में आकर बैंक खोल सकता था। ये आइडिया रशियन माफिया को बहुत पसंद आया। सिंस नाउरू के बैंकिंग लॉज काफी लिबरल थे तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। नाउरू यूज होने लग गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। रशियन ड्रग डीलर्स ने इस स्कीम का फायदा उठाकर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा को काले धन से सफेद धन बना दिया। सून आफ्टर नाउरू को यूज किया जाने लगा डिटेंशन सेंटर्स के तौर पर। ऑस्ट्रेलिया और नाउरू के बीच एक एग्रीमेंट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले रिफ्यूजीज को नाउरू में डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा और बदले में ऑस्ट्रेलिया देगा नाउरू को एक फीस। इसके लिए नाउरू को ऑस्ट्रेलिया से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिली। कभी रशिया से एड मिल गई तो कभी डिटेंशन सेंटर्स के थ्रू ऑस्ट्रेलिया से, बट स्टिल नाउरू के पास कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। एज ऑफ टुडे नाउरू की कंडीशन इज फार फ्रॉम गुड। इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। अपने टेरिटोरियल वाटर्स के फिशिंग राइट्स बेचकर कुछ इनकम होती है और बाकी ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और न्यूजीलैंड से जो एड मिलती है नाउरू अभी उस पर ही सर्वाइव कर रहा है। आपको ऐसे कई और एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर किसी को एकदम से इतना पैसा मिल गया लेकिन बाद में सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। केबीसी वाले सुशील कुमार याद है? ऐसा क्यों? जब आप बहुत मेहनत और वक्त लगाकर पैसे कमाते हो तो उस पूरे प्रोसेस में पैसों के साथ आपको मिलता है एक्सपीरियंस और ढेर सारे लेसन। यू बिकम रिच नॉट जस्ट लिटरली। लेकिन नाउरू जैसे केसेस में आपको पैसे तो मिल जाते हैं बट सिंस आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे तो ना तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया और ना ही लेसन। बस इसीलिए फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। वैसे अगर आपको कभी खजाना मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नाउरू की ये रैग्स टू रिचेस एंड बैक टू रैग्स वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक भी कर दो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस।